हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्ण से संबंधित आपका जो भी ऑब्जेक्टिव्स जो है एग्जाम में आता है हम सारे को कवर करने वाले, ठीक है। और हम हिंदी ग्रामर का जो है, हिंदी व्याकरण का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो है आपको अच्छे तरीके से सारा का सारा चीज़ें कंप्लीट करा पाए। हाँ, हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाने से पहले क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव भी चर्चा करेंगे, यानी जो मुख्य बातें हैं सबको चर्चा करके उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। चलिए पहले मेन चीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आपको बता देते हैं कि एक्चुअली में वर्ण होता क्या है, ठीक है। आपको समझ लेना होगा कि वर्ण क्या है, उसके बाद आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो देखिए, वंध्वनि का जो है या छोटा रूप नहीं, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या कह देंगे, उसे हम लोग कहेंगे वर्ण, है ना। और क्या है, वर्ण का मौखिक रूप जो होता है को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। यानी वर्ण को जो हम मौखिक रूप से जो बोलते हैं उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। और वर्ण के लिखित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्लियर है। हाँ जी, जैसे आप कह सकते हैं क, ख, ग, ये सब क्या है, इत्यादि, ये सारा का सारा क्या है, अक्षर है। इसे हम लोग इसके लिखित रूप को जो है अक्षर कहते हैं और उसको सारा को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आप समझिए कि वर्णमाला क्या होता है। तो आप जानते हैं कि सभी वर्णों के समूह को नहीं, जो वर्ण होता है ना उसका जो टोटल समूह है, यानी पूरे वर्ण को जो मेल है उसका जो पूरा समूह है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। यानी क आ से लेके आप ज्ञा तक बात करो, सारा जो समूह हो गया आपका पूरा, है ना। तो वर्ण जो टोटल होता है वो क्या होता है, 52 होता है। हालांकि आधार पे होता है 44 होता है और जो है अपना 52 होता है। तो किस आधार पे कौन होता है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखिए अब क्या है कि वर्णों के भेद, है ना। वर्ण का भेद आपको पता होना चाहिए कि वर्ण कितना प्रकार का बेसिकली होता है। तो देखिएगा कि वर्ण जो है मुख्य रूप से जो है आपका कितना प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। देखिए सबसे पहला है क्या, स्वर्ण वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है, जैसे अ आ इ जो है, यहाँ से देखिए अ आ इ उ ऊ ए आई ओ औ री, ये जो है 11, इसकी संख्या कितनी होती है, 11। आपको याद रखना, आगे ऑब्जेक्टिव में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और यह 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, है ना। देखिए हस्व स्वर, जिस वर्ण का उच्चारण में जो है कम समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ इ उ री, यानी इसको कम समय लगा, इसकी संख्या 4 होती है, उसमें 11 में से 4 वो तो 7 जो होगा वो दीर्घ होगा, है ना। अ इ उ री, ये क्या हो गया, हस्व, इसकी संख्या कितनी होती है, 4। और अब है दीर्घ स्वर। अब देखिए दीर्घ स्वर वर्ण मतलब क्या कि जिस की संख्या जो होती है उसकी संख्या 7 होती है, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में जो अधिक समय लगेगा। यानी देखिए अगर आ बोलेंगे, इ उ ए आई आ ओ, तो ये जो है इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। जो आपको ध्यान में रखना है ना, सारा का सारा चीज़ आसान है, आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अब जो है अपना क्या है कि स्वर वर्ण का जो है कुछ अन्य प्रकार भी है, यानी प्लुत स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए प्लुत, जिस जो है स्वर्ण वर्ण का प्रयोग जो है पुकारने, है ना, में किया जाएगा ना, उसे हम लोग कहेंगे कौन, प्लुत स्वर वर्ण। आपको ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, तो आपको ध्यान में रखना। देखिए जैसे ओम, राम, सुनो, ये सब का प्रयोग जो किया जाता है किसी को पुकारने में किया जाता है, तो आपको ये दिमाग में रखना है। अब समझिए संयुक्त स्वर वर्ण, इसमें क्या है एक्चुअली कि जिस वर्ण का जो निर्माण ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर, मतलब ह्रस्व और दीर्घ दोनों के मेल से होता है, अर्थात जो दीर्घ स्वर में भी शामिल होता है उसे मतलब हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। तो देखिएगा जैसे कि एग्जाम्पल क्या है कि ए बना क्या, अ, है ना। ए मतलब अ जो है वो किसका है, ह्रस्व का है, और ए जो है वो किसका है, दीर्घ का है। तो मिला के क्या बना, ए बना दिया। और आओ देखिए, तो अ उसका ले लिया आप ह्रस्व स्वर का, ह्रस्व स्वर वर्ण का, दीर्घ स्वर वर्ण का ओ ले लिए, तो ये क्या बन गया, अ मिला दिया। और क्या लिखा था, जो दीर्घ स्वर में भी, ये जो है ये दोनों दीर्घ स्वर में भी तो शामिल है ना, तो ये है। और यह सिर्फ 2 होता है, यानी इसका कितना प्रकार होता है, यानी ये कितना प्रकार का होता है, 2 होता है। यानी इसकी संख्या केवल और केवल कितनी होती है, 2 होती है। आप समझ लीजिए संयुक्त स्वर की संख्या। तो पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब जो है हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को यहाँ समझ लेना है कि व्यंजन वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे,
व्यंजन वर्ण कहेंगे, यानी जिस वर्ण को मतलब उच्चारित करने के लिए, बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ेगा। यानी क से लेकर ह तक का जो क ख ग घ पढ़ते हैं ना, पूरा ह तक का जो है वो सारा का सारा वो क्या है, तो वो सारा व्यंजन वर्ण ही है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। याद रखना आपको कि व्यंजन कितना होता है, तो 33 व्यंजन होता है। व्यंजन वर्ण के अब प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला इसका क्या है कि स्पर्श व्यंजन, मतलब जिस वर्ण के मतलब ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है आपका जो है स्पर्श, यानी जिसमें जो है जवान आपका सट है, जिस वर्ण के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं होठों का स्पर्श होता है। यानी क ता मु द ओ आपको याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है, ये इसका सहायता लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्पर्श। यानी इसको याद रखने के लिए क ख ग घ होता है, च छ ज ट ठ द ध न त थ द ध न, है ना, प फ ब म, ये तो कचट्टब से याद रखना है इसको। और इसको याद रखने के लिए पहला पहला वर्ड आप याद रख सकते हैं। देखिए ये हो गया कचट तब, क्यों ई कचट तब किस पे टिक जा रहा है? क से हो गया क का पूरा वर्तनी, च से हो गया इसका पूरा वर्तनी, है ना, क वर्ग में ये पूरा आ गया, त वर्ग में ये पूरा आ गया, त वर्ग में देखिए ये पूरा आ गया, है ना, प वर्ग में ये पूरा आ गया। और इसको याद रख सकते हैं क ता मु द हो, है ना, इसको कतामु द या कतामु द आप कर सकते हैं होठों से या होठों से भी क्या लिखा था। तो ये इस तरह से कतामु द, इसको याद रख सकते हैं क्या चीज? कतामु द, है ना। तो ये चीजें हैं ये, और या फिर द हो बोल सकते हैं। तो इस तरह से हैं, आपको याद रखना है ट्रिक से। कचर्तव कतामुदय से आपका पूरा याद हो जाएगा। हालांकि हम बात करेंगे इसमें जो है आपका स्वर वर्ण भी जुड़ा होगा, तो हम अल्टीमेटली जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। तो इसको आपको याद रखना है। आप समझिए उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन क्या है भाई मेरे? तो उष्ण व्यंजन जो है आपको पता होना चाहिए कि जिस वर्ण को उच्चारण में कंठ से जो है गर्म हवा निकल, देखिए जैसे आप बोलिए श, लाबे स, मुदंसा, दंसा, ह, ये चारों को आपको याद रखना है। ये सारा का सारा क्या है? उष्ण व्यंजन है, जिसके बोलने में क्या निकलता है? हमारे मुंह से गर्मी निकलता है। आप बोल कर एक बार देखो, प्रैक्टिस करो। अब समझिए आप कि संयुक्त व्यंजन, इसका तीसरा प्रकार है जिस वर्ण ही यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, जिस वर्ण में दो या दो से अधिक, है ना, जो है वर्ण का क्या हो मेल होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आप समझिएगा कि जिसमें जो है आपको कितना होना चाहिए? दो या दो से अधिक होना चाहिए। जैसे छ, छ, त्र, ज्ञा, स्र, स र स्र बनेगा, त और र करेंगे त्र बनेगा, अक्ष अक, छ कहेंगे तो अक्ष बनेगा। तो यही बात है, आपको याद रखना है। ये कैट हो गया, देख लीजिए यहाँ से ध्यान रखिए। अक्ष, त्र, ज्ञा, स्र ये सब क्या है? संयुक्त है। हाँ, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें क्या दो या दो से अधिक जो है वर्ण मिलता है तब बनता है। चलिए अब समझिएगा अंतस्थ व्यंजन, इसका चौथा प्रकार। यानी अंतस्थ व्यंजन जिस वर्ण के उच्चारण में जो है ध्वनि मुख के अंदर ही रह जाता है, यानी हमारा जो कुछ बोलते हैं तो आवाज अंदर ही रह जाता है। य देखिए बोलिए र ल व, यानी जवान सटता ही नहीं है, अंदर ही रह जाता है। तो इससे हम लोग कहते हैं ये भी चार होता है अंतस्थ व्यंजन। तो आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं, है ना, हम रिवीजन कर दे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए आप क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, इस चार्ट को जो है फाइनली पूरा याद कर लेना आपको, है कि नहीं। ये जो है देखिए आपको कतामुदयो में आपको आ जाता है अ शामिल करते हैं, इसमें ई और ई, री जो होता है इसमें शामिल होता है ये वाला स, इस याद रखिएगा मुदन स। और ये जो होता है इसमें इसमें तो वही है, त थ द ध न ल और स इसमें आ जाता है आपका, है कि नहीं। ऊ और ऊ इस वाले में आ जाता है, प प वाला में, कचटतम में। और ये एक नासिक शब्द अलग होता है, अनुनासिक इसको कहते हैं। और ए एरे जो होता है वो अलग होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप याद कर लीजिएगा, है कि नहीं, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, है कि नहीं। तो यही से तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा, है ना। हाँ जी, तो ये है आपको जो आपका पूरा है, याद रखिएगा कि ये अ आ क ख ग घ र ह ये सब क्या है? कंठ और जीभ का निचला भाग से बोला जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंठस से। अब जो है ई और ई, च छ ज झ व य स जो है तालव्य से, ये सब तालु और जीभ से मिलकर बनता है, तो उसको तालव्य बोलेंगे। और री ट ठ ड ढ न र ढ र मूर्धन स, तो ये इसको हम लोग क्या मूर्धा और जीभ से मिलकर बनता है, इसको हम लोग मूर्धन कहेंगे। त थ द ध न ल स ये जो है दांत और मतलब जीभ से बनता है, तो इसको हम लोग दंत कहेंगे। उ और उ, प फ ब भ म
होठों से है, दोनों होठों से मिल बनता है, देखिए मिलके, तो ओष्ठ हम लोग इसको कहेंगे, ओष्ठ। अंग हो गया, है ना, र हो गया आपका, व हो गया, न हो गया, ये वाला न, दोनों जो है ये म, ये सब नासिक शब्द है, ठीक है, इसको अनुनासिक कहेंगे, आपको याद रखना है ना। ऑब्जेक्टिव में ए और ए जो हो गया, इसको कंठ, तालु और जीभ कह सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए नासिक का अर्थ क्या होता है, देखिए नासिक मतलब जो नाक से बोली जाती है, ओ रो ज्ञा नो नो मो, जो नाक से निकलता है उसे नासिक अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। और कंठ तालु, यानी कंठ तालु का मतलब समझिएगा, जो कंठ जो ऊपर वाला होता है आपका और दांत के बीच का जो भाग होता है उसे कंठ तालु कहते हैं। और ये तो जीभ मतलब जबान आप समझते हैं, उसे कंठ तालु कहेंगे। यानी ए और ए जो बोलेंगे तो कंठ तालु के बीच से निकलता है उसका आवाज, ओ और औ। कंठ और जीभ, हमारा जो कंठ है और जबान है उसके बीच, और होठों पे बोलते हैं, उसको कंठों से बोल सकते हैं। वो देखिए दांत, जीभ और होठ, वो ऊपर में ही बोल देते हैं, तो ये हो गया, ये आपको दिमाग में रखना। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला जो है आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है यहाँ से, चलिए अब हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क जो है वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, डी, यानी कंठ, क से कंठ हो जाएगा, तो आपको दिमाग में रखना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है आपका कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग अयोगवा कहते हैं। आप समझ लेते हैं अयोगवा क्या होता है। अयोगवा यानी जो किसी के ऊपर जो आप बिंदु दे देते हैं उसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं, है ना, अनुस्वार। और जो इस तरह से दो गो नुक्ता दे देते, जैसे ऐसे देखिए, ये जो हो गया न, जैसे मैं लिखता हूँ एक न लिख दिया, ठीक है, यहाँ से कुछ लिखा न, तो आप जो है यहाँ से जब देखेंगे ये जो दे दिए, ये क्या हो गया आपका, इसको अनुस्वार कहेंगे। और यहाँ आप एक और मान लीजिए ये दे दिए, ये दो बिंदु इस तरह से न, ये हो गया आपका विसर्ग, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर अंत में अवश्य लगते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, अन और अह, यह दो अयुग्मा है, तो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा लगा होगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नया सीखे हैं तो, है ना। हमें भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। चलिए देखिए, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए ए, च में क्या होता है, तालु, आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो, वो याद है तो आपको हो ही जाएगा याद। वर्ण, देखिए आप वर्ण के कितने प्रकार होते हैं अभी आप जाने हैं, 2 प्रकार होते हैं। चलिए अब देखते हैं जो कौन सा, वो है 5वां। इसमें क्या है आपका, जो स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, उसको 7 और 4 में बांटते थे ना। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से नहीं आप बताओ तो कमेंट करो, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, नहीं होती है 33, हाँ जी 33 होती है, तो आपको याद रखना है। टोटल जब आप क से लेकर ह तक गिन लोगे ना लिख के, तो आप देखना 33 पूर जाएगा आपको, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला। अब क्या देखते हैं, 7वां ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, 7वां में है कि हिंदी वर्णों, है ना, वर्णों में कुल संख्या कितनी होती है, यानी हिंदी वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपका याद रखिएगा, आपको पढ़े कितना, 33 एक होता है और 11 नहीं, तो 44 हो गया ना। अभी ना आप जाने हैं कि स्वर वर्ण कितना होता है 11 और व्यंजन वर्ण होता है 33, तो टोटल कितना हो गया आपका, जो हो गया वो गया 44। तो ये आपका 44 कहाँ लिखा हुआ है, बी में, तो आपका बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं कौन सा जो है 8वां में क्या है आपका, यहाँ इसमें है आपका कि छ और जो तलव्य वन का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो वो सी होगा, तालु से हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना, ये क्या है, तालु है आपका सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न, इसमें क्या है कि म का उच्चारण स्थान यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको, म का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपको म का उच्चारण स्थान याद रखना है, इसका क्या हो जाएगा, नासिक, है ना। अभी हम लोग देखें जो नाक से होता है मो, है ना, तो हाँ चलिए, तो ये हो गया आपका सी। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्या है कि 10वां में है कि नौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये भी है नासिक, है ना, म न अंग तो ये र ये वहाँ ये सब में कहता है नासिक में आता है, क्योंकि हम लोग नाक से बोलते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन सा 11वां में क्या है, उह का उच्चारण स्थान क्या है, तो उह का उच्चारण स्थान आपको पता है वो क्या है, बी है ना, ओष्ठ जो है आपका क्या है, उह का उच्चारण स्थान है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा, तो पहला में होगा, है ना, तो आपका कंठ हो जाएगा ए ना, और को तो आप जानते हैं जिसमें हम लोग को रखते हैं उसी में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 13 वाला, इसमें क्या है, 100% क्लियर करूंगा मैं, आप टेंशन मत लो, बस लॉ का उच्चारण स्थान क्या है, तो लॉ का क्या हो जाएगा आपका, दंत हो जाएगा। आपको दिमाग में रखना है कि लॉ का जो होगा उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, वो दंत हो जाएगा, क ता मु द में आ जाएगा, लिख लिया, तो था द में कचट तब,
तो उसमें आप देखोगे कि उसमें ही लॉ शामिल होगा। आप ऊपर वाला चार्ट देख लो जो स्टार्ट की ऑब्जेक्टिव से पहले, एकदम 100% क्लियर हो जाएंगी। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसका क्या होगा, कंठ और प्लस तालु मिलके बोलता है ना, कंठ तालु, कंठ ताला भी बोल सकते हैं इसको, है ना। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कौन सा 15 नंबर, अंगा भी बोलते हैं इसको, र भी बोलते हैं, उच्चारण स्थान क्या होगा, तो हम लोग इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिक, है ना। हमने कहा है र हो गया, ये सब क्या है, नासिक है, नाक से निकलता है। चलिए हम र, और सिंपल वाला र का जो होगा ये क्या, मूर्धा से हम लोग बोलते हैं, है ना, मुंह से। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं जो मुंह से ऊपर से निकलता है उसको। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर, ई और ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बता दो। ई और ई का वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है आपको पता ही है, सी हो जाएगा, यानी तालु। ये किसका हो जाएगा, तालु हो जाएगा, आपको याद रखना। क ता दूसरा नंबर पे, और आ उसमें आता है ई, और ई दूसरा नंबर पे आता है क ता मुदेय में कता। ये आपका हो जाएगा, आपका कौन सा, तो आपका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा, प और व का उच्चारण स्थान क्या है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, दंत और ओष्ठ जो हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा, आपको माइंड में रखना है ना। काफ़ी आसान चीज़ें हैं, बस आप रिवीजन करते रहो भाई। देखो अब घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये तो पहला आप जानते हैं, कंठ में ही होता है, क ख ग घ, है ना। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान आपका होता है, ये काफ़ी सिंपल प्रश्न है आपका, ये हो जाएगा आपका कंठ, है ना। तो पहला में आता है विसर्ग लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंठ हो जाएगा, आपको दिमाग में रखना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं किस जो है वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। तो कंठ और तालु मिला के ए नहीं बोले थे हम लोग, ए और ए बोल सकते हैं दोनों, है ना। ओ वाला भी कंठ और तालु लगाए थे, है ना, ओ और ए में, तो आपको दिमाग में रखना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा अगला, इसमें क्या है कि किस वर्ण का उच्चारण जो है कंठ और ओष्ठ की सहायता से होता है, तो आपका ओ। अभी कहा कंठ और ओष्ठ में क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका ओ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा 24 नंबर प्रश्न। तो 24 में क्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको पता ही है 2 भागों में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न। इसमें क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं, है ना। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं।